सोने और चांदी का मटका। शास्त्रीपुर गांव में पिंकी नाम की लड़की अपनी मां सावित्री और पिता सोमनाथ के साथ रहती थी। पिंकी के पिता सोमनाथ गांव में एक कुम्हार थे और वो पूरे गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन, मटके, गुल्लक और भी कई तरह के सामान बनाते थे। सोमनाथ का काम बहुत अच्छा चल रहा था क्योंकि पूरे गांव में और कोई भी कुम्हार नहीं था। पिंकी की मां सावित्री अपने पति सोमनाथ के मटके बनाने में सहायता किया करती थी। पिंकी एक 10 वर्ष के समझदार और नेक दिल की लड़की थी। वो कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचती थी। पिंकी के माँ बाप ने पिंकी को बहुत ही लाड प्यार से पाला था तथा पिंकी को उसकी माँ ने बहुत अच्छे अच्छे संस्कार दिए थे। पिंकी अपने गांव में स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। पिंकी पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी और कक्षा में सदा प्रथम स्थान पर आती थी। पिंकी के माता पिता पिंकी से बहुत खुश थे क्योंकि उनके लाडली बेटी खूब मन लगाकर पढ़ाई करती थी और वो बहुत समझदार भी हो गई थी। ऐसे ही हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे। सुशीला, मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी पिंकी का एडमिशन एक हॉस्टल में करा देते हैं ताकि अच्छे शिक्षा पाकर हमारी बेटी पिंकी हमारा नाम रोशन करे। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, परंतु आपको नहीं लगता कि हमारी बस एक ही बेटी है? अगर वो भी हमसे दूर रहने लगेगी तो भला हमारे जीने का सहारा कौन होगा? यह तो ठीक है, लेकिन हम अपनी खुशी के लिए अपने बच्चे का भविष्य खराब तो नहीं कर सकते ना। ये सब बातें पिंकी सुन लेती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं घर पर ही रहकर बहुत मेहनत से पढ़ाई कर लूंगी। मुझे हॉस्टल मत भेजो। मैं आप दोनों के साथ यहाँ इसी घर में रहना चाहती हूँ। लेकिन बिटिया, हॉस्टल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अगर तुम हॉस्टल जाकर पढ़ने लगोगी तो तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से नहीं भटकेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा एडमिशन शहर के एक हॉस्टल में करा देता हूँ। अपने पिता की बातों को मना नहीं कर पाती और वो हॉस्टल जाने के लिए राजी हो जाती है। शहर का हॉस्टल बहुत ही महंगा था, परंतु सोमनाथ अपनी बेटी के लिए पैसे इकट्ठे कर लेता है और उसका एडमिशन एक शहर के बड़े हॉस्टल में करा देता है। अगले ही दिन पिंकी हॉस्टल जाने के लिए तैयार होने लगती है और अपना सामान पैक करने लगती है। पिंकी की माँ पिंकी के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती है और अगले ही दिन पिंकी शहर के हॉस्टल में चली जाती है। अब सुशीला को घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी बेटी घर से बाहर हॉस्टल पढ़ने जा चुकी थी। कभी कभी सुशीला को पिंकी की बहुत याद आती, परंतु वो मन मारकर उदास होकर बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और पिंकी केवल हॉस्टल की छुट्टियों पर ही घर आती थी। पिंकी के घर आते ही घर में बहुत रौनक हो जाती थी और पूरा घर खुशी से भर जाता था। पिंकी की पढ़ाई में बहुत खर्चा हो रहा था, जिस वजह से सोमनाथ अब दिन रात मेहनत करने लगता है। सोमनाथ को शहर से बहुत सारे काम आते थे, परंतु शहर से सोमनाथ को बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हो पाता था। इसलिए अब सोमनाथ मटके के काम के साथ साथ गांव में फलों को भी बेचने लगता है। एक दिन सोमनाथ के घर एक सेठ आता है और सोमनाथ से कहता है, सुनो कुमार, मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर देना है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए 5000 मटके बनाओ, जिसका मैं तुम्हें एडवांस दे दूंगा, परंतु मुझे ये मटके एक हफ्ते के अंदर चाहिए। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर सोमनाथ बहुत खुश हो जाता है और वो सेठ को ऑर्डर के लिए हाँ कह देता है। ठीक है सेठ, आपका यह ऑर्डर मैं समय पर पूरा कर दूंगा। आप अगले हफ्ते आकर 5000 मटके यहाँ से ले जा सकते हैं। आप मुझे कुछ रुपए एडवांस में दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें एडवांस में 2 लाख दे देता हूँ, बाकी ऑर्डर पूरा होने के बाद मैं तुम्हें दे दूंगा। सेठ सोमनाथ को एडवांस में रुपए दे देता है और वापस चला जाता है। सोमनाथ को पैसों की बहुत जरूरत थी क्योंकि अब उसकी बेटी के एग्जाम आने वाले थे और उसको अपनी बेटी के हॉस्टल में 2 लाख रुपए जमा कराने थे। सोमनाथ पिंकी के हॉस्टल में 2 लाख रुपए जमा करा देता है और दिन रात सेठ के ऑर्डर को पूरा करने में लगा देता है। 5 दिन बाद सोमनाथ सेठ का ऑर्डर पूरा कर देता है। अब वो सेठ के आने का इंतजार करता है। 5000 मटके देखकर सोमनाथ का एक दोस्त हैरी सोमनाथ से बहुत जलने लगता है
और वो सोमनाथ को बर्बाद करने की सोचता है। और उस दिन हैरी सोमनाथ के घर जाता है। क्या बात है सोमनाथ, तेरे आंगन में तो बहुत सारे मटके हैं। लगता है तुझे कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। हाँ यार, शहर के एक सेठ ने मुझे 5000 मटके का ऑर्डर दिया है। यहाँ आंगन में जो मटके हैं यह सेठ को मुझे परसों देने हैं। यह सब तो ठीक है, परंतु तुझे उसने 5000 मटकों के कितने रुपए दिए हैं? क्या बताऊँ यार, मुझे एडवांस में केवल 2 लाख रुपए ही दिए हैं। बाकी के पैसे वह मुझे ऑर्डर ले जाने के बाद देगा। इस समय मुझे रुपयों की बहुत ज़रूरत है। मेरी बेटी के एग्ज़ाम आ रहे हैं, जिसके लिए मुझे पूरे 5 लाख रुपए हॉस्टल में जमा कराने हैं। 2 लाख तो मैंने जमा करवा दिए हैं, परंतु 3 लाख अभी बाकी हैं। जैसे ही सेठ मुझे बकाया पैसा दे देंगे, मैं अपनी बेटी का एग्ज़ाम की फ़ीस भी भर दूंगा। अच्छा कोई नहीं, सिर्फ 2 दिन ही बाकी है ना, तुम अपनी बेटी के एग्ज़ाम की फ़ीस भर देना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हैरी सोमनाथ की सारी राज की बात पता कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद सेठ अपना ऑर्डर लेने आता है और वो अपने मटके को गाड़ी में रखवा लेता है। उसके बाद वो सोमनाथ को बकाया पैसे दे देता है। सोमनाथ उन पैसों को ले जाकर अलमारी में रख देता है और सोचता है कि अगले दिन वो अपनी बेटी के एग्जाम की फीस भी भर देगा। रात को दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। सोने के बाद हैरी सोमनाथ के घर आता है और वहाँ पर चोरी करने की सोचता है। हैरी के पास सोमनाथ के घर चोरी करने का पूरा प्लान था। वो खिड़की से सोमनाथ के घर में चला जाता है और चुपके से अलमारी से वो पैसे निकाल लेता है। उसके बाद दबे पैर वो वहाँ से निकल जाता है। सुबह जब सुशीला उठती है तो वो ये सब देखकर बहुत हैरान रह जाती है और अपने पति सोमनाथ को उठाती है। अजी, अजी सुनते हो, हमारे घर में चोरी हो गई है। अलमारी में कुछ भी नहीं बचा है। हे भगवान, हम तो बर्बाद हो गए। ये सब कहते कहते सुशीला जोर जोर से रोने लगती है। सोमनाथ को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ, परंतु अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। सोमनाथ बहुत ही दुखी था क्योंकि वो अपनी बेटी के एग्जाम की फीस के लिए जोड़े गए पैसों को खो चुका था। सोमनाथ बहुत परेशान हो रहा था और वो परेशान होकर जंगल की ओर चला जाता है। सोमनाथ अपनी सारी कहानी भगवान को बताता है। सोमनाथ की ये सारी बातें जादुई नदी सुन रही होती है। तभी वो सोमनाथ की मदद करने की सोचती है। जादुई नदी में से एक जलपरी निकलती है। सोमनाथ, मुझे सब पता है कि तुम क्यों परेशान हो। मैं तुम्हारी सभी परेशानियां दूर करना चाहती हूँ। तुम एक बहुत ही ईमानदार और दयालु इंसान हो। तुमने कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई 2 मटके देना चाहती हूँ। ये पहला मटका एक जादुई सोने का मटका है जो तुम्हारी हर तरह से रुपए पैसों को लेकर तुम्हारी मदद करेगा, और ये दूसरा चांदी का मटका तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरी करेगा। तुम इस चांदी के मटके से कुछ भी मांग सकते हो। यह सब तो ठीक है, पर आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? मैंने कभी आपको कुछ बोला नहीं है। मैं सदैव अच्छे और ईमानदार लोगों की मदद करती हूँ। मुझे भी दूसरों की सहायता करना अच्छा लगता है, इसलिए तुम बेझिझक ये दोनों मटके अपने साथ लेकर जा सकते हो। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर जलपरी वहाँ से नदी में गायब हो जाती है। सोमनाथ वो जादुई दोनों मटके उठाकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी सुशीला को नदी की सारी कहानी सुनाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, और जलपरी ने हमारी मुसीबत के समय सहायता कर दी। अब हम अपने बेटी के हॉस्टल की फीस भर देंगे और कुछ ही समय में वो एक डॉक्टर बन जाएगी। सोमनाथ और उसकी पत्नी सुशीला दोनों मिलकर जलपरी और उस जादुई नदी को धन्यवाद देते हैं और उस सोने और चांदी के मटके के साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। अब उनको कभी भी किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होती और कुछ सालों बाद उनकी बेटी एक डॉक्टर बन जाती है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है, और अब उनको कभी भी किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होती और वो परिवार खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।